ओके, वेलकम बैक। आज फिर हम लोग वापस आ गए हैं और आज हम लोग फिर से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए हैं, थ्योरी पार्ट्स को समझे हैं, ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने वहां पे देखा है। आगे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक पिछले 10 साल में लगभग 8 से 9 बार आ चुका है आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो एवरी ईयर लगभग ये टॉपिक आता है, 3 मार्क्स में ये टॉपिक होता है। हम लोग इस टॉपिक को अब स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सियल लाइन क्या होता है। आइए देखते हैं। ये है हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है, और हम इसको पोल बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाएगा? एक्सियल लाइन। पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाता है? एक्सियल लाइन। अच्छा एक बात बताइए, एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्सिस के परपेंडिकुलर हमको पता है कि इक्वेटर होता है। कौन होता है? इक्वेटर होता है। तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको? इक्वेटोरियल लाइन। तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, और इसके बाद एक दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन, अब आप बता सकते हैं कौन सा? ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। आइए देखते हैं हम लोग एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ Q है। पोल स्ट्रेंथ कितना है? Q है। और इस डाइपोल का नाम दे देते हैं हम लोग AB। इस डाइपोल का लेंथ हम मान लेते हैं, जिसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं, ये कितना है? 2L है। कोई पॉइंट है O जो कि मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है। O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। कुछ दूरी पे इस डाइपोल से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है P जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डाइपोल AB से कुछ दूरी पे एक्सियल लाइन, देखिए ये प्लस माइनस Q, ये प्लस Q, ये दोनों पोल है और पोल को ही ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। तो ये लाइन क्या हो गया? एक्सिस हो, एक्सियल लाइन हो गया। मेरे लिए टॉपिक भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पे P जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। मान लेते हैं कि उस पॉइंट की दूरी O से ये R है। O से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? R है। ये जो मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है, यहां से पॉइंट P की दूरी कितनी है? R है। अगर ये दूरी R है तो आपसे अगर हम पूछे कि बताइए बाबू B से P की दूरी कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं क्या? हाँ, आप बता सकते हैं। देखिए टोटल दूरी R है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, मतलब ये दूरी कितनी होगी? L होगी। तो अगर ये R है, इसमें से L निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? R माइनस L। तो B से P की दूरी कितनी हो गई? R माइनस L। जस्ट इसी तरह से अगर हम यहां से पूछेंगे तो आप कितना बता सकते हैं? यहां तक R है, बाकी बची हुई दूरी कितनी है? L है। तो ये कितना हो जाएगा? R प्लस L। ये कहां से? पॉइंट A से। अब हमको पता लगाना है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है।
अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, मतलब क्या पता लगाना है, आपको बोले थे कभी भी पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आपको क्या बताना था, हाँ ये कि सर वहां पे अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। हाँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला करके रख देंगे। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, अगर हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर ले तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बी पे हमने +Q चार्ज रखा है, ठीक है, ये प्लस ये भी प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में होता है रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से एक फोर्स काम करेगा दूर जाता हुआ, जिसको हम बोल दिए कितना, E1, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है ड्यू टू चार्ज +Q। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन, और जब अट्रैक्शन होगा तो ये अट्रैक्ट होकर के इधर जाएगा, तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा इसको हमने कितना बोल दिया, E2 बोल दिया। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके देखिए हम लोग जो बोले उसको यहाँ पे लिखे हम लोग, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB कंसीडर कर लिए, ऑफ पोल स्ट्रेंथ Q, जिसका पोल स्ट्रेंथ Q है, एंड डाइपोल लेंथ 2L, जिसका डाइपोल लेंथ 2L है। O क्या है, O मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है। P is any point at distance r from O, P कोई पॉइंट है कहां से, डिस्टेंस r, डिस्टेंस पे कहां से, O से, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, एक्सियल लाइन पे, जहां पे आपको क्या पता लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। हमको पता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है वहां पे हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला करके रखना पड़ता है। अब आप बताइए E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +Q, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे E1 को, E1 ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +Q। अगर हम आपसे पूछे E2 तो आप क्या बोलेंगे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q। अगर आपसे पूछे, मान लेते हैं कि E1 और E2, देखिए एक ही पॉइंट पे दो फोर्स काम कर रहा है, अगर एक पॉइंट पे दो फोर्स काम करे तो क्या करते हैं हम लोग वहां पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देते हैं ना, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं कि E1 और E2 का रिजल्टेंट कितना है, E है, तो E ये क्या है, ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे हम मान लेते हैं डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होगा, ये P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r²। ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं E1 कितना हो जाएगा, 1/4πε0। E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस चार्ज की वजह से है, +Q, तो हम यहाँ पे चार्ज लिए कौन सा, Q। अच्छा बताइए +Q चार्ज से पॉइंट P की दूरी कितनी है, r-l है ना, +Q चार्ज से पॉइंट P की दूरी r-l है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, r-l का होल स्क्वायर लिखेंगे। जस्ट इसी तरह से अगर हम आपसे पूछे कि बताइए E2, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1/4πε0। E2 किसकी वजह से है, -Q चार्ज की वजह से, तो हमको क्या करना है, फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है ना, Q डिवाइडेड बाय, बताइए तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, हाँ r+l की दूरी है, कितनी दूरी है, r+l की दूरी है, तो Q डिवाइडेड बाय r+l का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। We know that from principle of superposition, principle of सुपरपोजिशन हमको क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि किसी एक पॉइंट पे अगर दो वेक्टर साथ साथ काम कर रहा है तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। मतलब यहाँ पे
वेक्टर ई जो होगा ये वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 के बराबर होगा। वेक्टर ई जो होगा ये वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 के बराबर होगा। ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यहाँ पे मॉड्यूलस ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड्यूलस ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग मॉड्यूलस, जब आप इसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 प्लस E2। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 प्लस E2। आपको पहले पढ़ा चुके हैं वेक्टर्स में भी क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। यही होता है ना, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। अगर आपसे पूछे कि E1 और E2 के बीच में एंगल बताइए बाबू कितना है, तो आप कितना बोलेंगे, 180 डिग्री। हाँ, E1 इधर जा रहा है और E2 इधर जा रहा है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है और ऑपोजिट वेक्टर अगर है तो एंगल कितना हो जाएगा, हियर थीटा जो है 180 डिग्री है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हाँ -1। तो E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू -1। अगर ये वैल्यू -1 आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे में ये माइनस है, कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है और ये रूट है, क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 निकल गया है। आगे हम क्या करेंगे कि E1 और E2 का वैल्यू यहां से उठाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आपको कितना तक कॉपी कीजिए। हाँ, तो आगे हम लोग देखें कि E इक्वल टू कितना आया, E इक्वल टू आ गया E1 माइनस E2। आपके पास E1 और E2 दोनों का वैल्यू है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग, देयरफॉर E इज इक्वल टू E1 कितना निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, यही था ना E1, माइनस E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों कॉमन है, इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए। तो E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, आइए आगे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एलसीएम ले लीजिए R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे R माइनस L है तो क्या होगा, ऊपर में R प्लस L जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे R प्लस L है, ऊपर में क्या जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, यही जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे आगे। तो E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, तो इस तरह लिख सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L, इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे देखिए क्या होगा, ये R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस मिलके प्लस 2R इंटू एल होल डिवाइड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ये प्लस आर स्क्वायर ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल ये प्लस एल स्क्वायर ये माइनस एल स्क्वायर कैंसिल तो हमको क्या मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको हम और भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू ये 2 को हम 4 को हम लोग 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं तो 2L इंटू 2R सेम चीज मिल जाएगा 4RL इंटू Q होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर अच्छा Q इंटू 2L आप लोग क्या पढ़े हैं Q इंटू 2L इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर and this is the expression for electric field due to electric dipole on axial line of dipole. चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है फॉर टाइनी डाइपोल मतलब बहुत छोटे से डाइपोल के लिए टाइनी बोले तो बहुत छोटा और जब डाइपोल बहुत छोटा हो जाएगा तो 2L का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा होगा कि नहीं होगा ये डाइपोल है हम बोल रहे हैं टाइनी डाइपोल मतलब इस डाइपोल को हमको क्या कर देना है बहुत छोटा कर देना है जब हम 2L का वैल्यू मतलब क्या कर दे रहे हैं 2L के वैल्यू को बहुत कम कर दे रहे हैं अगर हम 2L के वैल्यू को बहुत कम कर देंगे तो L का वैल्यू तो और भी कम हो जाएगा होगा कि नहीं होगा होगा हम बोल रहे हैं कि फॉर टाइनी डाइपोल मतलब बहुत छोटे से डाइपोल के लिए और डाइपोल जब छोटा होगा डाइपोल को जब छोटा करेंगे तो 2L का वैल्यू बहुत कम होगा 2L का वैल्यू कम होगा तो L का वैल्यू कम हो जाएगा अब देखिए R अगर आप देखेंगे उस केस में के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा R जो होगा वो क्या हो जाएगा L के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा तो फॉर टाइनी डाइपोल R जो है ये बहुत बड़ा होता है किससे L से तो हम करते क्या है नेग्लेक्ट कर देते हैं किसको नेग्लेक्टिंग L को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर यही मिलेगा ठीक है ना क्योंकि L को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया हटा दिया आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R का पावर 4 एक R यहां से और एक R यहां से कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब इसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे ग्राफ सबसे पहला ग्राफ है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हेन r इज कांस्टेंट r क्या हो जाए कांस्टेंट अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है 2 भी क्या है कांस्टेंट है r को हमने क्या बोल दिया कांस्टेंट मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब क्या हो गया कि इनका रेशियो हमेशा क्या होगा E1/E2 = P1/P2 अगर आपसे बोला जाए कि बताइए बाबू इसका ग्राफ क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है और आप तो इससे पहले बहुत बार बता चुके हैं इस तरह का ग्राफ कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो दोनों साइड पे पावर 1 हो तो ये स्ट्रेट लाइन होता है जो कि कहां से पास करता है ओरिजिन से पास करता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ऑरिजिन से पास करेगा। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ हम देखेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो दूरी है आर, इसके ऊपर व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कांस्टेंट, व्हेन p इज कांस्टेंट। अब आप देखिए, आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई r3, यही है। हाँ ये हमको बोला गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। हाँ ये तो होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है वैल्यू। 2 भी कांस्टेंट है, हाँ ये भी कांस्टेंट मान लिए हम लोग, और ये p भी कांस्टेंट है। क्या है? p भी कांस्टेंट है। ये कंडीशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? E1 by E2 is equal to R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसका ग्राफ तो अब आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल में पावर 1 हो, पावर 2 हो, पावर 3 हो, कुछ भी हो, सबके ग्राफ का नेचर क्या होगा? सेम होगा। तो ये ग्राफ इसी तरह से बनेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस r। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ रिमार्क लिखेंगे। आइए देखते हैं मुझे, है ना। रिमार्क 1 बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या फिर 1 मार्क्स में ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए रिमार्क 1 क्या बोलता है। आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू E1 कितना बताया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? r माइनस l का होल स्क्वायर है, यही है ना। हाँ, और E2 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r प्लस l का होल स्क्वायर। अगर हम आपसे एक बहुत आसान सा सवाल पूछ दे के बताइए बाबू E1 और E2 के बीच में बड़ा कौन है, तो आप किसको बड़ा बोलेंगे? ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी इसके लिए भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके लिए भी है, q इसके लिए भी है और q इसके लिए भी है। डिफरेंस कहां आ रहा है? यहां पे r माइनस l का होल स्क्वायर और यहां पे r प्लस l का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, माइनस जो अगर कर दिए तब बड़ा होगा वैल्यू, या प्लस कर दिए तब बड़ा होगा? देखिए r माइनस l का वैल्यू छोटा होगा कि नहीं होगा? 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा, और 10 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा। मतलब ये r माइनस l का वैल्यू छोटा है। अगर ये r माइनस l का वैल्यू छोटा है तो ये ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा? बढ़ा देगा। डिनोमिनेटर अगर छोटा हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। मतलब यहाँ पे E1 जो है ये बड़ा है किससे? E1 जो है ये बड़ा है E2 से। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम में E1 E2 से बड़ा है। अगर इधर वाला फोर्स ज्यादा है और इधर वाला कम है तो नेट वाला फोर्स किधर जाएगा? E1 के डायरेक्शन में जाएगा ना। अगर E1 10 है, E2 5 है, तो नेट कितना होगा? 5 किसके डायरेक्शन में? E1 के डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जा रहा है? E1 के डायरेक्शन में हो जा रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जा रहा है? E1 के डायरेक्शन में। अच्छा एक बात बताइए, ये E1 का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या दोनों सेम है? ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस q चार्ज की वजह से है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? हाँ सेम है। तो हम लोग को एक रिमार्क याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन होगा ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमेशा किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, ये बात एकदम नहीं भूलना है क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा किधर? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड on axial line of dipole is always along the direction of electric dipole moment। ठीक है, क्या याद रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। किधर? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, आइए रिमार्क 2 देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा रिमार्क है, रिमार्क 2। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है? 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय r क्यूब ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ पता है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, मतलब सिंगल चार्ज कितना था? 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखिए यहां पे भी r है और यहां पे भी r है, यहां भी r डिवाइड में है और यहां भी r डिवाइड में है कि नहीं है? हाँ है। मतलब कि जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू दोनों के केस में क्या होगा? डिक्रीज करेगा कि नहीं? r यहां भी डिवीजन में है, r यहां भी डिवीजन में है। जैसे जैसे इस r के वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे ओवरऑल वैल्यूज क्या होता जाएगा? डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि r जो है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो डाइपोल हो या फिर आइसोलेटेड चार्ज हो, मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज हो, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है वो डिक्रीज करेगा जब हम उससे दूर जाएंगे, लेकिन ज्यादा तेजी से किसमें डिक्रीज करेगा? ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा डाइपोल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r का पावर 3 है, जिसका पावर ज्यादा होगा उसमें रैपिड डिक्रीज होगा। अगर r को हम 2 ले ले तो ये 2 इसको क्यूब करेगा तो 8 कर देगा, और यहाँ 2 ले तो इसको क्या कर देगा? 4 करेगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तब ज्यादा छोटा वैल्यू मिलेगा, या 4 से डिवाइड करेंगे तब ज्यादा छोटा वैल्यू मिलेगा? 8 से डिवाइड करने पे ना ज्यादा छोटा वैल्यू मिलेगा। तो याद रखना है कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से या फिर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज से किसी से भी दूर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में ये जो डिक्रीज है ये ज्यादा रैपिड होता है। ओके, तो हम लोग को ये बात समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से अगर हम दूर जाते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रैपिडली डिक्रीज करेगा। तो उसी चीज को हम लोगों ने लिखा है, एज वी मूव ईदर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल or from isolated point charge, electric field decreases, but decrease in electric field due to electric dipole is more rapid। मन में एक सवाल आता है कि सर अगर हमको इस चीज को ग्राफ के बेसिस पे दे दे तो हम उस चीज को पता कैसे लगाएंगे? आइए देखते हैं कि आपको दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड है और दे दिया है डिस्टेंस है, और बोल दिया ये ग्राफ बता दिया कुछ इस तरह से कि सर अब बताइए इसमें से इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कौन सा है और आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए ई और आर के बीच का ग्राफ कौन सा है? अभी आप बोले दोनों ग्राफ सेम है, तो देखिए जो भी ग्राफ ऊपर में होगा वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए होगा, और जो आइसोलेटेड चार्ज के लिए होगा, आइसोलेटेड चार्ज कर देते हैं, ठीक है। और जो भी ग्राफ नीचे में होगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होगा। नीचे वाला ग्राफ हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। क्यों? क्योंकि जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा रैपिड डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का पावर ज्यादा है, इस वजह से इसके लिए क्या है? डिक्रीज ज्यादा रैपिड हो रहा है। और इसके साथ हम लोगों का ये टॉपिक आज ओवर हो गया है। इसके बाद जो टॉपिक है
वो इक्वेटोरियल लाइन और डाइपोल है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें, कमेंट्स करें, मैसेज करें, कुछ भी करें। और आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।